Greetings of the day, dear friends and students. As till now we have studied about the fundamentals of estimating and costing, and this particular lecture is related to the overview of the first chapter, that is fundamental of estimating and costing. So till now we have gone through the different things in this particular chapter, and all the content that was being expected in this particular chapter that we have covered till now. And this is the last lecture related to the overview of the content what we have studied in particular this particular chapter. So basically, first of all, we have seen the definition of estimating and costing, wherein we can understand that कि अगर मुझे कैलकुलेशन करना है टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ एनी ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, तो मुझे एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग बनाना पड़ेगा. उसके बाद में डिफरेंट पर्पजेस क्या हो सकते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के, दैट वी हैव स्टडीड. उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपको मालूम करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको अगर लेना है या टेक्निकल सैंक्शनिंग आपको लेना है. उसके बाद में आपको काम करते टाइम में जो भी कुछ टूल्स एंड प्लांट्स या इक्विपमेंट्स आपको लगने वाले हैं, दैट आल्सो कुड बी नोन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप डिटेल और द एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग. दैट वाज व्हाट द फर्स्ट कंटेंट. उसके अंदर फिर अपन ने देखा था कि टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड, यानी अगर मुझे बिल्डिंग का कंप्लीशन पीरियड या टाइम ड्यूरेशन मालूम करना है, कितना टाइम लगने वाला है, तो वो भी अपने को एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से पता चलता है. उसके बाद में कुछ अगर आप पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल आपको बनाना है या काम कैसे करना है, दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो भी आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के थ्रू एग्जीक्यूशन में इजीनेस आएगा. उसके बाद में अगर आपको टेंडर्स इनवाइट करने हैं तो भी आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी. एंड द लास्ट वन, टू कीप अ कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वैल्यूएशन टू नो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो आपको कंस्ट्रक्शन का आपने प्लानिंग किया है कि इतने खर्चे में आपको काम करना है, तो उसके ऊपर कंट्रोल जो है, यानी खर्चा बराबर जो लग रहा है उतना ही आप एक्सपेंड कर रहे हो या ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, ये आपको पर्टिकुलरली एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में से आपको समझ जाएगा. सो दिस आर द पर्टिकुलर कंटेंट दैट वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर. उसके बाद में आपने देखा था कि आप व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शनिंग और बजट प्रोविजन क्या चीज़ होती है. तो बेसिकली आपने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो भी है, अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है पर्टिकुलरली, तो बिल्डिंग बनाते टाइम में अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, या सिंपल एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल लेना है, तो इज़ इट पॉसिबल दैट आपको अगर मोबाइल लेना है तो आप जाओगे और डायरेक्टली मोबाइल लेके आओगे? ऐसा तो नहीं होता है. तो सिंपली व्हाट द थिंग यू आर सपोज टू डू इज़ दैट, आपको मोबाइल लेना है तो आप क्या करोगे कि आपके घर पे जो आपके पिताजी होंगे या जो भी पर्सन आपका घर का खर्चा देखता है, यू विल सिंपली आस्क टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि मुझे एक मोबाइल लेना है. और ऑब्वियसली आप जब उनको बताओगे कि मुझे मोबाइल लेना है, तो आपको सिंपली उनको एक टेंटेटिव बजट बताना पड़ेगा. और वो बजट अगर उनके इसमें बैठता है कि आप ले सकते हो, तो वो आपको बोलेंगे यस वी विल गो फॉर दैट. दैट इज नथिंग बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सिंपली. तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया इस चीज़ का. लेकिन आप अगर देखोगे इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, अगर गवर्नमेंट कोई भी बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो सिंपली व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट दे आर फॉलोइंग द प्रोसीजर, पीडब्ल्यूडी जो इंजीनियरिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इनके तरफ रिक्वायरमेंट जाती है कि हमको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक बिल्डिंग या रोड व्हाटएवर में भी द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो है वो उनको बनाना है. और फिर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना खर्चा आता है, और दे विल सेंड इट टू द हायर अथॉरिटी. एंड हायर अथॉरिटी देन विल डिसाइड कि अपने पास जो बजट है इस साल का, उस बजट में ये काम हो सकता है क्या. एंड इफ इट इज़ पॉसिबल, ही विल गिव यू एन confirmation that you can go for submission of technical sanctioning, and if it fits in these particular things, you can go for construction work. So that is nothing but administrative approval. उसके बाद में आप लोगों ने देखा था कि एक बार आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, तो आपको उसके डिटेल ड्राइंग्स बनाने पड़ेंगे, डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, और उस सब चीज़ों की वजह से जो भी एक्चुअल काम के लिए लगने वाली कॉस्टिंग है वो आपको फाइनल करके
फिर टेक्निकल सैंक्शनिंग उसकी करवा लेनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज बजट प्रोविजन। द बजट प्रोविजन इज नथिंग बट आपने एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन ले लिया तो इन कंस्ट्रक्शंस के लिए जो भी कुछ खर्चा आने वाला है या काम करने के लिए जो भी प्रोसीजरल में खर्चा आने वाला है, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का परसेंटेज रेट हो या कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हो, दिस ऑल थिंग्स will be carried out under the budget provision. So these are the things that we have studied in previous lectures. उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा था। उसके बाद में आपने देखा था कि पर्टिकुलरली अपने पास दो डिफरेंट टाइप्स के एस्टिमेट है, दैट इज टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट। और उसके अंदर अगर आप डिटेल में जाओगे तो व्हाट एग्जैक्टली द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज देयर, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि एक टेंटेटिव जो कैलकुलेशन है, यानी फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई भी चीज़ अगर मार्केट से खरीदनी है तो एक जनरल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के ऊपर उसका एक टेंटेटिव एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बोल सकते अपन, एक टेंटेटिव उसका कॉस्ट होना चाहिए, दैट विल बी एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड इट विल बी ऑब्वियसली अगेन ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो अपन पर्टिकुलरली सिविल के बारे में अगर सोचेंगे या सिविल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे तो जो भी नियर बाय टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन किए हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका रेफरेंस आप लोग ले सकते हो, या इसके लिए पीडब्ल्यूडी के पास ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स के रेट्स फाइनलाइज किए हुए रहते हैं, उसके अंदर से भी आप पर्टिकुलर रेट्स कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में पर्पज़ क्या होते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के, वो अपन ने देखे थे लेक्चर्स में। वही अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों करना चाहिए, तो इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इवेल्युएट द डिफरेंस बिटवीन सेवरल ऑप्शंस, to check the final cost of the project and to get the administrative approval. So these were the basic necessity or the requirement of the approximate estimate. उसके बाद में हमने डिटेल एस्टिमेट के बारे में भी देखा था कि उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एक टेंटेटिव कॉस्टिंग फाइनल करने के लिए आप लोग करते हो। सो लाइकवाइज डिटेल एस्टिमेट यानी हर एक चीज़ की क्वांटिटी निकाल के उसका हर आइटम ऑफ वर्क का कॉस्ट निकाल के आप लोग फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फाइंड आउट करते हो बाय टेकिंग आउट द क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उसके आप लोग निकालोगे एंड दैट विल बी द डिटेल एस्टिमेट। इसके अंदर हर एक चीज़ का कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशंस करके क्वांटिटीज़ के बाद में आपको कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी पड़ती है डिपेंड ऑन द यूनिट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क। उसके बाद में अगेन वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिटेल एस्टिमेट। कौन कौन से टाइप के डिटेल एस्टिमेट है, तो बेसिकली 5 टाइप के डिटेल एस्टिमेट है। उसके अंदर रिवाइज्ड एस्टिमेट एक है, देन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है, देन रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट है एंड रिनोवेशन एस्टिमेट है। लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को इस पर्टिकुलर 5 टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था ऑलरेडी। ये टाइप जो है अगले 3rd चैप्टर में आपको और डिटेल में भी देखना है, सो वी विल लुक अ व्यू ऑन दैट इन डिटेल एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर। उसके बाद में यूजेस ऑफ डिटेल एस्टिमेट क्या है ये अपन ने स्टडी किया है इन प्रीवियस लेक्चर्स। देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एस्टिमेटर, यानी जो बंदा एस्टिमेट कर रहा है या द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कॉल्ड एज एन एस्टिमेटर। और उस पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए और किस किस चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, दैट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर कंटेंट, दैट इज नथिंग बट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एस्टिमेटर। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस lectures, the previous lectures, to understand this content if you require in detail. Okay. उसके बाद में आप लोगों ने देखा था कि डिफरेंट चेकलिस्ट ऑफ द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड आरसीसी स्ट्रक्चर क्या क्या होगी। As earlier I told you that whenever we are going for a construction, you should know the different item of work that we are supposed to be execute on the site, and that's why this particular checklist plays a very important role while going for an estimating of any kind of the structure or any kind of the civil engineering works. And that's why we have seen basically 2 different works, that is load bearing structure and RCC structure, and the different items we have listed over there. उसके बाद में आप लोगों को जैसे भी आगे के चैप्टर्स में आप लोग स्टडी करोगे कि आपको कैलकुलेशंस करने हैं, एंड वाइल गोइंग फॉर एन कैलकुलेशन आप लोगों को यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स मालूम होने चाहिए,
and that's why we have seen the different units of measurements ki what will be the particular criteria for calculating the particular units of measurements, and then the particular criteria for calculating the length, its area, square meter or cubic meter, whatever may be. Then also we have seen the particular table for unit of measurement, exactly what will be the unit of measurement for what kind of the work that we have seen in this particular lecture. उसके बाद में हमने देखा था डिजायर्ड एक्यूरेसी एज पर एज 1200, यानी जो भी आप लोग मेजरमेंट लोगे, यानी जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा था कि आपको लेंथ विड्थ और हाइट कैलकुलेट करनी है, तो किस किस चीज़ों को यानी पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क को किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में गिनना है. बट व्हेन यू कैलकुलेटिंग द लेंथ विड्थ एंड हाइट, so what should be the desired accuracy that we have seen over here, and according to the examination this particular part is important, so you should be careful that this particular thing has to be keep in mind that this question could be over there. Okay, so accordingly we should be careful about this particular thing. Then we have studied about the rules of deductions for openings. ये भी अपन ने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में देखा था कि व्हाट एग्जैक्टली द डिडक्शंस रूल्स होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ब्रिक मेसनरी जब अपन करते हैं तो ब्रिक मेसनरी में डोर्स एंड विंडोज के ओपनिंग्स के लिए अपन ने जगह छोड़ी भी रहती है, दैट हैज़ टू बी डिडक्टेड, एंड व्हाट एग्जैक्टली द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर डिडक्शंस दैट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, दैट आल्सो वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर कि वन बाय वन हाउ द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन द साइट, दैट ऑब्वियसली एवरी एस्टिमेटर शुड बी नोन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन द एग्जीक्यूशन और द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन. उसके बाद में जस्ट इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस or the specifications given in PWD DSR, or we can say that SSR nowadays, because जैसे उस लेक्चर में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि DSR was nothing but district schedule rates which was being published by the PWD of every region. जैसे औरंगाबाद रीजन है, पूना रीजन है, तो वो रीजन वाइज अलग अलग DSR डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट रहता था. बट नाउ सिंस कपल ऑफ ईयर्स बैक ये DSR को रिप्लेस करके SSR दैट इज स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट, पूरे स्टेट के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक ही पर्टिकुलर जो भी का ये है बुकलेट है रिगार्डिंग द कॉस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन दैट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय PWD एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. उसके अलावा जो अपन कैलकुलेशन करने वाले इसके आगे या जो शीट्स यूज करने वाले फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज दैट वी हैव सीन, दैट इज नथिंग बट मेजरमेंट शीट. ये मेजरमेंट शीट कैसी ड्रॉ करनी है वो भी अपन ने देखा था, और पर्टिकुलरली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट इज नथिंग बट व्हेन यू आर सपोज टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द वर्क, देन यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट शीट. इसमें आप लोग देख पाओगे कि इसके अंदर आइटम ऑफ वर्क, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड क्वांटिटी. बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर शीट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द आइटम ऑफ वर्क, और ये ऐसी आपको शीट तैयार करनी पड़ेगी. बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि ड्रॉ द मेजरमेंट शीट, सो यू हैव टू शो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ द शीट दैट इज नथिंग बट मेजरमेंट शीट. ओके, सो देन इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट शीट. जैसे आप लोग पहले क्वांटिटी निकालने के लिए मेजरमेंट शीट फॉलो करते हो, सेकंड कंटेंट में आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट यूज करना है टू कैलकुलेट द कॉस्टिंग ऑफ द एवरी आइटम ऑफ वर्क एंड देयर ऑन द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो एब्स्ट्रैक्ट शीट आप लोग अगर देखोगे तो दिस इज नथिंग बट द पर्टिकुलर्स ऑफ द आइटम वॉट एवर वी हैव टेकन इन द मेजरमेंट शीट. उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू DSR क्या है, दैट विल बी ओवर हियर. उसकी क्वांटिटी जो आप लोगों ने अभी मेजरमेंट शीट में ड्रॉ की थी या कैलकुलेट की थी, वो आपको पर्टिकुलर आइटम के लिए यहाँ लिखनी है रेफरिंग टू द मेजरमेंट शीट. उसके बाद में जो रेट है आपको अगेन SSR रेफर करके यहाँ पर रेट लिखना है, एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द अमाउंट बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी विद द रेट. इस पर्टिकुलर शीट को यूज करके आपको फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करनी है. और एक बार जब आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा मेजरमेंट शीट का और एब्स्ट्रैक्ट शीट का, तो आपको एक फेस शीट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर लगानी है जिसके अंदर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक ग्राउंड फ्लोर के लिए कितना खर्चा आने वाला है,
फर्स्ट फ्लोर के लिए कितना खर्चा आने वाला है. If only 2 floors are there, then you can say that okay, the total of this both is this much amount. उसके बाद में वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्जेस जो भी है वो इस रेंज में आपको लेना है. एंड डिपेंड ऑन दैट इसके जो समझो टोटल फ्लोर का कॉस्ट आया है 10 लाख और मैं यहाँ पर 4% कर रहा हूँ, तो 10 लाख के 4% कितना आता है, दैट आई एम सपोज टू नोट डाउन ओवर हियर एज अ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्जेस. देन इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस लेना है 5 to 10%. उसके अंदर मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन द कंडीशन हाउ द पर्टिकुलर electrification I am providing. If it is very simple, you can select a 5%. If it is a heavy electrification work is there, you can go for a 10%. So again, the 10% of the total cost of the both floor that you are supposed to be taken. और उसके बाद में अदर चार्जेस या सर्विस चार्जेस कुछ अगर है तो आपको वो भी एक परसेंटेज एज्यूम करके यहाँ पे लेने पड़ेंगे. To make an sum of this all these things and that will be come up over here. और उसके बाद में आपको ये दो चीज़ें ऐड करनी है, दैट इज नथिंग बट 5% कॉन्टेंजेंसी एंड 2 to 2.5% वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट. सो डेफिनेशन ऑफ दिस बोथ अगेन वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर. सो डोंट बॉदर अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली these two things are there, but keep in mind that these two things we are going to study, and these again these both the things will be asked in the examination, what exactly the contingency is there and what work charge establishment means. यू अंडरस्टूड. ओके, सो उसके बाद में आप लोग इसको टोटल करेंगे और यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिख देंगे. एंड एज दिस पर्टिकुलर शीट इज अटैच्ड ऑन द टॉप ऑफ द योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फेस शीट. सो लाइकवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग was we have studied. And lastly, we can say that now after completing this particular chapter, now or going through all the contents that is being present in this particular chapter, the fundamentals of estimating and costing, the first chapter is finished on this particular stage. So you can go through all the lectures, the series of the all video lectures, the different quizzes that is giving on the platform. Then even if you are having any of the doubts related to this particular content, you can directly put into the comment box, or you can call me or send me the mail on my mail ID. Okay, thank you very much.